नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में फरवरी 2023 माह के करंट के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, निधन और प्रमुख सम्मेलन और बैठक को कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से। और यहाँ पर जो सबसे पहली नियुक्ति दी गई है वो है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी ने मैनुएला रोंकाबोटे को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और इस प्रकार मैनुएला रोंकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैनुएला रोंकाबोटे ने किसका स्थान ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा, इन्होंने पास्कुअल ओबामा असिउ का स्थान ग्रहण किया है। इक्वेटोरियल गिनी के संदर्भ में एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना होगा कि नवंबर 2022 में इक्वेटोरियल गिनी में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इस राष्ट्रपति के चुनाव में ओबियांग जी की जीत हुई। और ये जो ओबियांग जिनकी जीत हुई, इनकी उम्र 80 वर्ष है और इन्होंने राष्ट्रपति के छठे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है। यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है कि विश्व के सबसे लंबे समय तक शासक रहने के लिए जो नाम है वो है ओबियांग का। क्लियर है? तो इस प्रकार ओबियांग ने भी अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो ओबियांग इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति बने हैं और इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुएला रोंकाबोटे बनी है। इन दोनों तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर कई बार इससे कोरिलेट करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबो है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है 12 राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा, 12 फरवरी 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और इसके अतिरिक्त 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। इसी के साथ साथ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा भी राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार किया है। यदि हम राज्यपाल के पद की बात कर लें तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके भाग 6 में एक अनुच्छेद है जिसको कहते हैं अनुच्छेद 155। इसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की पदावधि क्या है, तो याद रखिएगा, राज्यपाल की सामान्यतः पदावधि 5 वर्ष की होती है। लेकिन यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहते हैं। अगर पूछा जाए कि इसकी व्यवस्था किसमें है, तो याद रखिएगा यह व्यवस्था अनुच्छेद 156 के सब क्लॉज 1 में दी गई है। क्लियर है? तो इसको भी याद रखेंगे आप। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति चाहें तो इसके पहले राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहते हैं। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी बनाए जा सकते हैं, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अब आइए जरा उन राज्यों के नाम को देख लेते हैं और उनके नए राज्यपाल को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका क्या नाम है? केती परनाइक। सिक्किम के नए राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं, इसलिए इस नाम को आप ध्यान में रखेंगे। असम की बात करें तो असम के नए राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बीबी हरिचंद्रन। मणिपुर के नए राज्यपाल अनसुईया उइके। नागालैंड के नए राज्यपाल एल गणेशन। मेघालय के नए राज्यपाल पी चौहान और बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और महाराष्ट्र के नए जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रमेश बैस। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल का नाम वीडी मिश्रा है। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगली नियुक्ति है गुजरात के पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नए सीईओ की। याद रखिएगा, माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? माधवेंद्र सिंह। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर अर्थात जीएमसी, जिसे अगस्त 2022 में गांधीनगर में स्थापित किया गया था, भारत में अपनी तरह का पहला कॉमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनना है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर। याद रखिएगा, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा तुलिका रानी को G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी पूर्व वायुसेना अधिकारी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली पहली महिला है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है यूट्यूब के नए सीईओ। याद रखिएगा, नील मोहन
ये जो नील मोहन है ये एक भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नील मोहन जी को याद रखिएगा, नील मोहन ने सुसान वोजिकी का स्थान ग्रहण किया है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम बात कर लें यूट्यूब की कि यूट्यूब क्या है, तो आप सभी को पता है कि यूट्यूब एक वैश्विक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है। याद रखिएगा 14 फरवरी 2005 को स्टीव चेन, चाड हर्ले और जावेद करीम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा सोनिया गोकाणी ये गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। वो केवल 15 दिन तक इस पद पर रही। क्यों? क्योंकि 24 फरवरी 2023 को उनका अंतिम कार्य दिवस था। किसका? सोनिया गोकाणी का। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 9 फरवरी 2023 को अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के में जज के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो जगह खाली हुई थी उसके रूप में गुजरात के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सोनिया गोकाणी को बनाया गया था। अब यहाँ पर जरा जो हाई कोर्ट में प्रमुख नियुक्तियां हुई थी उनको भी देख लीजिए जरा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की। तो याद रखिएगा राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मेहता को गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर लें ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जसवंत सिंह की, तो इनको त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्लियर है? तो इन नामों को भी आप ध्यान में रखेंगे और यह भी बात ध्यान रखेंगे कि गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? सोनिया गोकाणी। अगला जो नियुक्ति है वो है 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा। याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। तो ध्यान में रखिएगा जो विधि आयोग है उसका क्रम क्या है? 22वां है। और इसके कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया गया है यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका सीधा जवाब होगा 31 अगस्त 2024 तक। याद रखिएगा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को पूरा हुआ। यदि हम 22वें विधि आयोग के गठन की पर चर्चा कर लें तो 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है नीति आयोग के नए सीईओ। याद रखिएगा 19 फरवरी 2023 को सरकार ने नीति आयोग के सीईओ के रूप में बीवीआर सुब्रमण्यम की नियुक्ति की है। यानी नीति आयोग के नए सीईओ का नाम क्या है? बीवीआर सुब्रमण्यम। याद रखिएगा बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने परमेश्वरन अय्यर जी की जगह लिया है, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाएंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो नीति आयोग के सीईओ बने हैं सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने पहले जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है। अगला देखिए, अगला है अंतरराष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक। याद रखिएगा भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ड्यूरेशन भी याद रखेंगे 2024 से 2027 तक। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू साहब। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने तकनीकी अनुभव और अन्य मापदंडों के आधार पर भारत, कनाडा और ब्रिटेन के शीर्ष लेखा परीक्षक संस्थानों को तकनीकी प्रस्तुतियों के लिए चुना है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत के सीएजी की 3 सदस्यीय टीम ने जेनेवा में संगठन के त्रिपक्षीय चयन पैनल के समक्ष अपनी विशेषताओं, दृष्टिकोण, कौशल और अंतरराष्ट्रीय संगठन के ऑडिटिंग के दीर्घ अनुभव को प्रस्तुत किया। उसके बाद इसका चयन किया गया। अगर हम बात कर लें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी जिसकी स्थापना 1919 में की गई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यहां पर अगर हम कुछ और नियुक्तियों के बारे में बात कर लें तो यहां पर आप देखिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियुक्तियां की गई हैं, जैसे यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत। तो याद रखिएगा यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में आयुष्मान खुराना की नियुक्ति हुई है। दिल्ली नगर निगम की नई महापौर, याद रखेंगे बहुत विवादों के बाद ये चुनाव संपन्न हुआ, तो ये नाम याद रखेंगे सैली ओबराय। भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। साइप्रस के नए राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा साइप्रस के नए राष्ट्रपति का नाम है निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स। निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स। अगर हम बात कर लें, हाँ यहां पर एक बात और को रिलेट कर लीजिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साइप्रस की राजधानी कहां पर है, तो याद रखिएगा साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में रखेंगे।
अगला है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए सदस्य। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए सदस्य समिका रवि को नियुक्त किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अब आगे बात करते हैं चर्चित व्यक्तित्व की। चर्चित व्यक्तित्व के अंतर्गत यहां पर जो सबसे पहला नाम है हरमनप्रीत कौर। देखिए यहां पर सबसे पहला आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरमनप्रीत कौर कौन है? तो याद रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर, और इन्हें स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहां पर याद रखिएगा, ये जो हरमनप्रीत कौर हैं, ये प्यूमा इंडिया के विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर खान, युवराज सिंह, सुनील छेत्री और हाल ही में हार्डी संधू और अनुष्का शर्मा जैसे राजदूतों के रोस्टर में शामिल हो गई हैं। कौन? हरमनप्रीत कौर। याद रखेंगे। अगला नाम है रियाना बरनावी का। अब ये रियाना बरनावी क्यों पॉपुलर हुई? तो याद रखिएगा, 2023 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने के लिए रियाना बरनावी को चुना गया है, और सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी रियाना बरनावी। याद रखिएगा, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो 10 दिवसीय मिशन है उसका नाम क्या है? AX2 मिशन। इस AX2 मिशन पर रियाना बरनावी के साथ नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी वेस्टसन भी होंगे, जो कि ISS के लिए चौथी उड़ान भरेंगे। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 1985 में सऊदी शाही राजकुमार सलमान बिन अब्दुल अजीज ने एक अमेरिकी अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले अरब मुस्लिम बने थे। क्लियर है? तो इन दोनों नामों को आप कोरिलेट करेंगे, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला नाम है अवनी चतुर्वेदी का। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने जापान के हायाकुरी एयरबेस में आयोजित वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। और यहां पर दूसरी प्रमुख बात याद रखिएगा कि पहली बार विदेशी धरती पर सुखोई विमान उड़ाने वाली वो पहली महिला बनी है। क्या नाम है इनका? अवनी चतुर्वेदी का। याद रखिएगा, फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला अवनी चतुर्वेदी युद्ध स्थिति में भी वो सुखोई जैसे विमान को उड़ा सकती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला नाम है दीप्ति शर्मा का। दीप्ति शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई है। क्लियर है? याद रखेंगे, दीप्ति ने वेस्टइंडीज की पारी के आखिरी ओवर में एली फ्लेचर को आउट करके 100 विकेट अपना पूरा किया था। दीप्ति वर्तमान में जो T20 की सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटरों की सूची है उसमें वो 9वें स्थान पर है। क्लियर है? और याद रखिएगा, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली वो पहली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? दीप्ति शर्मा। अगला नाम है नताशा पेरियान यागम का। याद रखिएगा, ये जो नताशा पेरियान यागम है, ये एक स्कूली छात्रा है, और ये भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा है, और इन्होंने अमेरिका स्थित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट्स यूथ द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में अपना नाम दर्ज किया है, और इनका चयन 76 देशों के 15,000 से अधिक छात्रों के बीच में हुआ है। यदि हम नताशा की बात करें तो 13 वर्षीय नताशा न्यू जर्सी में फ्लोरेंस एम गॉर्डिनेर मिडिल स्कूल की एक छात्रा है। क्लियर है? तो इतनी बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है निधन, और निधन में पहला नाम दिया गया है शांति भूषण जी का। याद रखिएगा, ये जो शांति भूषण है ये एक वरिष्ठ वकील है, और इनका निधन 97 वर्ष की उम्र में हो गया। शांति भूषण जी मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री भी रह चुके हैं। 14 जुलाई 1977 से 2 अप्रैल 1980 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, और 1980 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्लियर है? अगला नाम है के विश्वनाथ का। याद रखिएगा, 2 फरवरी 2023 को प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के विश्वनाथ का हैदराबाद में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि के विश्वनाथ का संबंध किस क्षेत्र से है। तो याद रखिएगा, ये एक फिल्म निर्देशक थे, और इनका निधन हो गया हैदराबाद में 92 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा, उनका काम मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में था, लेकिन उन्होंने कई हिंदी रीमेक भी निर्देशित की है। यदि हम के विश्वनाथ साहब की पहली फिल्म की बात करें तो 1965 में आत्मा गोवर्वन उनकी पहली फिल्म थी, और उनकी आखिरी फिल्म 2010 में शुभा प्रदम थी। क्लियर है? याद रखिएगा, 2017 में के विश्वनाथ साहब को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम है परवेज मुशर्रफ का। याद रखिएगा, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की 79 ईयर की उम्र में निधन हो गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुआ था। 1998 में रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाया था। क्लियर है? अगला नाम है तुलसीदास बलराम जी का। याद रखिएगा, भारतीय फुटबॉल का जो स्वर्ण युग था, जो कि 1951 से 1962 के समय को भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसके सदस्य तुलसीदास बलराम का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे तुलसीदास बलराम जी का संबंध किस खेल से है? तो आपका सीधा जवाब होगा फुटबॉल से।
याद रखिएगा, बलराम ने 1958 में टोक्यो में और 1962 में जकार्ता में 2 एशियाई खेलों में भाग लिया। 1962 में उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया और पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2013 में बंगा विभूषण से सम्मानित किया। क्लियर है? तो ये नाम याद रखेंगे। अगला है कनक रेले। याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले, जिन्हें मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है, इनका निधन हो गया। याद रखिएगा, 1977 में भारत में नृत्य कला में पीएचडी करने वाली वो पहली महिला थी। क्या नाम है? कनक रेले। याद रखिएगा, 1989 में कनक रेले जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला, 94 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वही 2006 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण सम्मान 2013 में मिला और केरल सरकार के पहले गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। क्लियर? तो इतनी बातें आप यहाँ पर कनक रेले जी के बारे में याद रखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर निधन से संबंधित फैक्ट कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट है सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस से संबंधित, और इस अगले पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वो क्या है? वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र। याद रखिएगा, यहां पर आपसे जो सबसे बुनियादी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता साबा कोरोसी साहब करेंगे। और ये जो 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं साबा कोरोसी, ये भारत के दौरे पर आए हुए थे। कब से कब तक? 29 से 31 जनवरी 2023 के बीच। यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध हंगरी से है और सितंबर 2022 में इन्होंने यूएनजीए की अध्यक्षता ग्रहण की थी। याद रखिएगा, साबा कोरोसी ने अपने यूएनजीए की अध्यक्षता के लिए पहले से ही 5 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों पर दृढ़ रहना, स्थिरता परिवर्तन में महत्वपूर्ण और औसत दर्जे की प्रगति करना, निर्णय लेने में विज्ञान की भूमिका को बढ़ाना और नए अध्यायों को बेहतर ढंग से सहन करने के लिए एकजुटता को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, इस यात्रा का जो प्राथमिक लक्ष्य था इनका, वो क्या था? मार्च 2023 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन से पहले पानी के मुद्दे पर नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा करना। क्लियर है? यदि हम बात कर लें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो याद रखिएगा, महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क की जनरल असेंबली में किया जाता है। यहां पर याद रखिएगा, महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। क्लियर है? तो यहां पर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन होंगे? साबा कोरोसी, और ये हंगरी से संबंधित है। अगला है मॉडल G20 शिखर सम्मेलन। क्लियर है? याद रखिएगा, 30 जनवरी 2023 को भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने मुंबई के राम भाऊ महालगी प्रबोधनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यानी जो भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन है, ये मुंबई में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा कि ये जो पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन था, ये 2 दिवसीय था और इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाना और साथ ही साथ G20 के विचारों को युवाओं तक ले जाना। याद रखिएगा, ये जो उद्घाटन किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे के द्वारा की गई थी। यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप अर्थात IIDL छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर उन्मुख करने के लिए प्रत्येक वर्ष मॉडल इंटरनेशनल लीडर्स मीट का आयोजन करता है। क्लियर है? याद रखिएगा, इस सम्मेलन में छात्र G20 सदस्य देशों की भूमिका में आए और 4 समितियां या ट्रैकों पर चर्चा की गई। लीडर ट्रैक, शेरपा ट्रैक, सिविल 20 और बिजनेस 20 में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। क्लियर है? अगला देखिए, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच पहली बार वॉशिंगटन अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात NSA लेवल की सबसे बड़ी बैठक, उसका नाम क्या था? इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अर्थात ICET का आयोजन किया गया। यानी याद रखेंगे कि NSA लेवल की जो सबसे बड़ी बैठक है, इसका आयोजन वॉशिंगटन अमेरिका में किया गया, जिसका क्या नाम था? उस बैठक का नाम क्या दिया गया? इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन US इंडिया बिजनेस काउंसिल अर्थात USIBC के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब और अमेरिका के उनके समकक्ष यानी अमेरिका के NSA जेक सुलिवन ने उनके साथ व्हाइट हाउस में बैठकर बात की। यहां पर एक बात याद रखिएगा, इस बैठक में दोनों देशों के
कॉर्पोरेट क्षेत्र के बीच एक विश्वसनीय भागीदार पारिस्थितिक तंत्र बनाने पर बात हुई, ताकि जो स्टार्टअप की संस्कृति है उसको और बढ़ावा दिया जा सके और जो वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का ये दोनों देश मजबूती से सामना कर सकें। अगला टॉपिक है भारतीय चावल कांग्रेस। याद रखिएगा 11 फरवरी 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। तो याद रखेंगे ये जो कटक में भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन हुआ ये किस क्रम का था? ये दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस था जो कि कटक में आयोजित हुआ। 11 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। आप सभी को पता है कि भारत चावल का अग्रणी उपभोक्ता और निर्यातक राष्ट्र है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ICAR NRRI ने भारत का पहला उच्च प्रोटीन चावल CR धान 310 को विकसित किया है। ये जो NRRI है इसने CR धान 315 नाम से एक उच्च जिंक चावल को भी विकसित किया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे अगर बात की जाएगी CR धान 315 की तो ये एक उच्च जिंक चावल है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात कर लें CRRI की तो याद रखिएगा CRRI का स्थापना 25 अप्रैल 1946 को हुआ था और इसका फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगला टॉपिक है विश्व हिंदी सम्मेलन। याद रखिएगा 15 से 17 फरवरी 2023 तक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा फिजी के नाडी शहर में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यहां पर आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया इसका क्रम कौन सा था? तो याद रखिएगा ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था और इसका आयोजन कहां पर हुआ? फिजी के नाडी शहर में। और किसके द्वारा आयोजित हुआ? भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा। कब से कब तक? तो 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच। याद रखिएगा इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका के द्वारा किया गया था। यदि हम बात कर लें 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम की तो इसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो इस थीम को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, याद रखिएगा ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था इस सम्मेलन में श्रीलंका के 5 सदस्यों वाले शिष्टमंडल ने भी पार्टिसिपेट किया था। यदि हम बात कर लें प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की तो याद रखिएगा 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसकी वर्षगांठ को मनाने के लिए पहली बार इस दिवस को 2006 में मनाया गया था। अगला टॉपिक है रिवर सिटी अलायंस धारा की बैठक। याद रखिएगा 13 से 14 फरवरी 2023 तक रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से पुणे में आयोजित की गई। तो यहां पर आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है? सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान देनी है कि जो रिवर सिटीज अलायंस की बैठक हुई ये कहां पर हुई? पुणे में हुई। कब से कब तक? तो 13 से 14 फरवरी 2023 के बीच। अब दूसरा प्रमुख प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक हुई ये किसके द्वारा आयोजित हुई? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा। और इसमें इनको सहयोग किसने दिया? राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के द्वारा। क्लियर है? यदि हम धारा के अर्थ की बात करें तो धारा का अर्थ है शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई। क्लियर है? यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो बैठक हुई इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और दूसरे दिन इसका जो समापन सत्र था उसको संबोधित किया आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि रिवर सिटी अलायंस 2021 में 30 शहरों के साथ यह प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में इसमें भारत के 95 शहर सदस्य हैं। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र। याद रखिएगा 15 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए भारत को अपना अध्यक्ष चुना है। क्लियर है? और इस सत्र की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखेंगे 1975 में पहली बार भारत सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष बना है। क्लियर है? यहां पर अगर हम बात कर लें सामाजिक विकास के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का आयोग का जो 12वां सत्र है इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति लाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि उत्तर मैसेडोनिया से जॉन इवानोवस्की, डोमिनिकन गणराज्य से कार्ला मारिया कार्लसन और लग्जमबर्ग से थॉमस लैमर ये 62वें सत्र के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो 61वां सत्र का अंतिम दिन था उसमें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को 4 समझौता प्रस्ताव भेजे गए थे। अगर हम बात कर लें ECOSOC की स्थापना की तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक के रूप में
ECOSOC की स्थापना की थी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? यह पूछा जा सकता है कि जो G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक हुई, वो कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो जो G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई, वो 24 से 25 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु, कर्नाटक में संपन्न हुई। याद रखिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक डॉक्टर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की है। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया। अगला है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023। याद रखिएगा, 15 से 16 फरवरी 2023 को नीदरलैंड सरकार द्वारा आयोजित सैन्य डोमेन में रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हेग में आयोजित किया गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया द्वारा सह आयोजित सम्मेलन में 80 सरकारी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अमेरिका और चीन सहित, और 100 से अधिक शोधकर्ताओं और रक्षा व्यवसायियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि भारत ने इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हेग में हुआ, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोगों से जुड़े प्रमुख अवसरों, चुनौतियों और जोखिमों पर चर्चा के लिए सभी हितधारकों के लिए एक मंच है। क्लियर है? याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राष्ट्रों के लिए परमाणु अप्रसार संधि प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर करना। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, REAIM 2023 विश्व के लिए एक कॉल टू एक्शन के रूप में संपन्न हुआ। अमेरिका और चीन ने 60 से अधिक देशों के साथ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत ने कॉल टू एक्शन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। क्लियर? तो ये बात भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस। याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा 21 से 23 फरवरी 2022 तक जयपुर में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन है, ये 18वां था और आयोजन कहां पर हुआ? तो जयपुर में हुआ, 21 से 23 फरवरी के बीच। याद रखिएगा, ये जो 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि यह कांग्रेस सर्वश्रेष्ठ रेलवे सुरक्षा उपकरण और विश्व में अभ्यास और विजन 2023 को ध्यान में रखकर आयोजित की गई है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि RPF विश्व में रेलवे सुरक्षा के लिए चिंताओं और चुनौतियों के मुद्दों पर प्रभावशाली विचार विमर्श की मेजबानी के लिए तैयार है। यदि हम बात कर लें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की, तो ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। क्लियर है? यहां पर कुछ और सम्मेलन बैठकें हैं जिनका आयोजन किया गया। जरा उनके आयोजन स्थल को देख लीजिए। पहला दिया गया है सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन। देखिए, यहां पर आप सम्मेलन के आयोजन स्थल के साथ साथ उनका क्रम भी याद रखेंगे। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, ये 85वें क्रम का था और रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। इसी प्रकार चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में हुआ। अगला है इकोनॉमिक टाइम्स वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, इसका आयोजन दुबई में हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, इसका आयोजन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक ये देहरादून, उत्तराखंड में संपन्न हुई और 5वीं प्रोग्रेसिव समिट का आयोजन पंजाब में किया गया। इस प्रकार यहां पर जितने भी सम्मेलन बैठक थे, उनको यहां पर कवर कर लिया गया है, जो कि फरवरी 2023 माह में संपन्न हुए। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगली क्लास में फरवरी माह के करंट के जो अन्य पार्ट है, उनको लाया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।